ये जो मोहित की घटना है, ये उसके छात्रावास के जीवन के दौरान हुई थी। ये घटना मेरे हॉस्टल जीवन की है। भले ही इतने साल बीत गए हों, लेकिन उस घटना को आज तक मैं भूल नहीं पाया। उस दिन मुझे सुनकर हर कोई अचंभित था, लेकिन मैंने जो देखा वो सच था। मैं एक प्राइवेट छात्रावास में रहकर डिग्री कर रहा था। मेरे पिता ने मुझे उस हॉस्टल में रखा क्योंकि वह हॉस्टल कॉलेज के पास था। कुछ दिनों बाद हर कोई मेरा दोस्त बन गया। सभी लोगों में से मयंक चटर्जी मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। वो कोलकाता का रहने वाला था। हम दोनों एक साथ एक ही कमरे में रहते थे। एक दिन मयंक को घर से एक फ़ोन आया। उनकी बड़ी बहन की शादी तय हो गई है और उसकी माँ ने कहा कि उसे घर आना है। उस दिन मयंक बहुत खुश था। मयंक ने अपनी बड़ी बहन की शादी में भाग लेने के लिए हम सभी को कोलकाता आमंत्रित किया। कुछ दिनों बाद प्रिंसिपल को अपनी बहन की शादी के बारे में बताने के बाद मयंक उस दिन 10 दिनों के लिए कलकत्ता चला गया। लेकिन हमने उसकी बहन से काफ़ी माफ़ी मांगी शादी में शामिल ना होने के लिए, पर उसे मुझ पर विश्वास था क्योंकि वह जानता था कि कोई जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन मैं ज़रूर जाऊंगा। मैंने उससे वादा किया था कि मैं भी जाऊंगा शादी में, लेकिन मैं बहुत परेशान था क्योंकि मैं नहीं गया था। इस वजह से मयंक मेरे ऊपर थोड़ा गुस्सा था। मुझे लगा कि जब मयंक हॉस्टल में आएगा तो मैं उसका विश्वास फिर से जीत लूँगा। मयंक को 10 से 15 दिनों के भीतर छात्रावास लौटना था, लेकिन वह हॉस्टल नहीं आया। मैंने उसे फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। मुझे लगा कि वह मुझसे नाराज़ है और उसने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। लगभग 20 दिन हो गए। एक रात मैं हॉस्टल की बालकनी पर टहल रहा था। मैं अक्सर हॉस्टल में देर से सोता हूँ। मैं सो नहीं सका क्योंकि बहुत गर्मी थी उस दिन। बालकनी पर इधर उधर चलते समय मैंने अचानक ध्यान किया कि कोई बालकनी के अंत में पोल के पास खड़ा हुआ मुझे देख रहा है। मैं थोड़ी दूर खड़ा था। मैं स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे लगा कि वो मयंक है क्योंकि उसका शरीर मयंक की तरह था। वो अपने पीठ को मेरी तरफ करके खड़ा था, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता था। मुझे लगा कि मयंक उस दिन हॉस्टल को लेट आया था, पर वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आया। शायद वो अभी भी थोड़ा गुस्सा था मुझसे। मैंने उसे ज़ोर से पुकारा, उसका नाम लेकर, मयंक, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं ऐसे ही चीखता गया। मैंने कई बार उसे पुकारा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जैसे ही मैंने आगे बढ़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं काफ़ी हैरान था। अभी तो मयंक आया था। मुझे लगा कि ये एक नाटक था जो मुझे परेशान करने के लिए था, इसलिए मैं कमरे में वापस आ गया। मुझे नहीं पता था कि मैं उसके बाद कब सो गया। सुबह करीब 3 बजे की बात है। जब मैं पानी पीने के लिए उठा, तब मैंने मयंक को बिस्तर पर लेटे हुए देखा। मयंक बिस्तर पर सोया हुआ था। फिर मैं उसे बिना बुलाए पानी पी के सो गया, ये सोचकर कि मैं उससे सुबह बात कर लूँगा। अगली सुबह मयंक का परिवार आया हुआ था। जब दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी नींद खुल गई और देखा मयंक के घर के लोग मेरे सामने खड़े थे। मैंने उनसे कहा कि मयंक अभी कमरे में नहीं है, कुछ मिनट रुकिए, वह आ जाएगा। वे आश्चर्यजनक होकर मुझे घूर रहे थे, मेरी बात सुन रहे थे। उसकी माँ रो रही थी और मुझसे कह रही थी, मयंक हॉस्टल कैसे आएगा। शादी के 2 दिन बाद मयंक का एक्सीडेंट हो गया था और उसी घटनास्थल पर मयंक की मृत्यु हो गई। हम हॉस्टल से सब कुछ लेने आए हैं उसका। जब मैंने उनसे सब सुना तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। कल रात को मैंने किसे देखा था? मयंक का भूत। मयंक को वह हॉस्टल बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद भी छात्रावास नहीं छोड़ा। लेकिन उस घटना के बाद मैंने ज़रूर वो छात्रावास छोड़ दिया और इस घटना को
मैं कभी अपने जहन से नहीं निकाल पाया। मंजू जब से शहर आया था बहुत बदल गया था। छोटे से गांव से आया एक सीधा साधा युवक मंजू, वहाँ के सामान्य गिरिजा पंडित जी की पहली औलाद, बड़े सपनों के साथ पाल पोस के शहर भेजा था। पर अब उसे कोई देखे तो पहचान भी ना सके। उसकी वेशभूषा ही नहीं बल्कि रंग ढंग, बोलचाल, यहाँ तक कि उसने अपना नाम ही बदल डाला था। लोग उसे अब मैंडी के नाम से बुलाते थे। कॉलेज के कुछ बदमाश लड़कों के ग्रुप का नेता था वो। कहीं किसी को पीटना हो, छेड़छाड़ करनी हो, सबसे आगे रहता था। लड़कियों के आगे इतना भोला बन जाता था कि वो उसके जाल में फंस जाती थी। अभी उनके बॉयज़ हॉस्टल के सामने गर्ल्स हॉस्टल में कोई लड़की आई थी। रीना नाम था उसका। उसके दोस्तों ने मैंडी को चुनौती दे रखी थी इसे पटाके दिखाने की। पहले पहल मैंडी ने ध्यान न दिया। फिर एक दिन उसने रीना की फ़ोटो देखी। कितनी खूबसूरत लड़की थी। गोरा दूधिया रंग, कमर तक लहराते रेशमी सिल्की बाल, बड़े बड़े कजरारे नैन। वो अब पलक उसे देखता ही रह गया। अब तो उसके मन में भी इच्छा जगी कि इस लड़की से तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी, जिसे देखते ही पहली नज़र में उससे प्यार हो गया था उसे। मैंडी सुबह शाम गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर लगाता, पर वो उस लड़की को फिर भी कभी साक्षात ना देख पाया। फिर किसी दोस्त ने बताया कि वो सामने वाले राधे रानी पार्क में सुबह शाम जॉगिंग के लिए जाती है। मैंडी को उससे मिलने की बहुत बेताबी थी। पहुंच गया सुबह वहाँ। जैसे तस्वीर में थी उससे कई ज़्यादा खूबसूरत थी वो। मैंडी उसके आसपास मंडराता रहा। उसने आग उठा के भी उसे ना देखा। बहुत परेशान उठा था वो। ये कैसी लड़की है, शायद पहली है जो उसके जाल में फंसने से बच रही थी। इसने तो आग उठा के भी देखा ही नहीं मुझे, ऐसे कैसे। मैंडी के अहम को बहुत चोट पहुंची थी इस बात से। वो चिड़चिड़ाने लगा था अब। बात बात में खूंखार उठता। चाह के भी रीना की बेरुखी उसे सहन ना हो पाती। जितनी कोशिश करता उसे भुलाने की, वो और ज़्यादा दिमाग में आती। एक दिन हल्की शाम का धुंधला छाने लगा था और वो पार्क में घूम रहा था कि पीछे से किसी ने आवाज़ दी। इससे उसके बढ़ते कदम रुक गए। एक सुरीली मीठी सी आवाज़ उसे पुकार रही थी, हेलो मैंडी। वो पीछे मुड़ के देखने ही वाला था कि आवाज़ ने उसे रोक दिया। पीछे मुड़ के मत देखना, मैं वही हूँ जिसको बहुत दिनों से तुम पाना चाह रहे थे। बेसख्त वो बोला, रीना, रीना हो तुम? वो सुरीली आवाज़ में हंसी, क्या बात है, दाद देनी पड़ेगी तुम्हें, लेकिन ध्यान रखना कभी पीछे मुड़ के मत देखना मुझे। तो आप मेरे बराबर में आ जाइए ना, मैंडी ने अनुनय की। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो बोली। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? वो दबे स्वर में बोला। इतना बोलने वाले मुझे पसंद नहीं। पीछे से आवाज़ का सुरीलापन कम होता जा रहा था। हाँ, नहीं, पीछे मना किया ना, बार बार चेतावनी नहीं दूंगी। अचानक मैंडी को कोई मजबूत हाथ अपनी गर्दन पर महसूस हुआ। छोड़ें, वो गिड़गिड़ाते उठा। हाथों की पकड़ धीमी हो गई। मैंडी बहुत डर गया था। गहरी गहरी सांस लेता वो आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसे लगा कि अब उसके साथ शायद कोई नहीं था, लेकिन पीछे देखने को मना था। इसलिए वो सीधा कमरे पर जाकर बिस्तर पर औंधा गिर गया। मैंडी बहुत डर गया था उस दिन। कुछ दिनों वो पार्क नहीं गया। मन में एक बेचैनी थी कि ये रीना ही थी या कोई और थी। हिम्मत बटोर कर आज फिर वहीं चल दिया। पार्क में आज रीना दिखाई नहीं दी थी। वो निराश भी था और रिलैक्स भी। चलो जान छूटी, अभी सोच ही रहा था कि पीछे से चिरपरिचित आवाज़ आई। आज बहुत दिन बाद आए, तबीयत ठीक है तुम्हारी? शाबाश, पीछे नहीं देखना, समझदार हो गए हो, वो बोली। बीमार था, मैंडी कांपती आवाज़ में बोला।
अरे डरो मत, मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। चलो तो मैं अपनी शक्ल दिखाती हूँ आज। अपनी नाक की सीध में चलते रहो, जब मैं कहूँगी तब रुक जाना। मैंडी यंत्रवत चलता रहा। सामने एक झील थी, वो आगे आवाज़ पीछे। थोड़ी देर में झील के पानी में एक छवि उभरी, एक सुंदर लड़की की। वो रीना जैसी दिखती थी। मैंडी गौर से उसे देखता रहा। अचानक उसकी निगाह उसके पैरों तक पहुंची और वो चक्कर खाकर गिरने को हुआ। उस लड़की के उल्टे पैर थे। तो क्या ये लड़की नहीं चुड़ैल है या कोई डायन? भगवान, ये मैं किसके चक्कर में पड़ गया? मैंडी पत्ते की तरह सिर उठा था। क्या सोच रहे हो मैंडी? वो हंसते हुए बोली। कुछ नहीं, वो हकलाया। अब लौट चलें? अरे इतनी जल्दी नहीं, अभी तो मिले हैं। शक्ल अच्छी ही लगी क्या मेरी? वो बोली। नहीं नहीं, मैंडी ने कहा। वो ठहाका लगा के हंसने लगी। मैंडी अब बुरी तरह उसके जाल में फंस चुका था। उसे समझ ना आता कि क्या करे। बीमार, डरा हुआ रहने लगा हर वक्त। उसके दोस्त परेशान थे कि इसे क्या हो रहा है आजकल। एक दिन सोते हुए वो कुछ बड़बड़ा रहा था और उसके प्रिय मित्र ने सुना। वो रोते हुए रीना से खुद को छोड़ने की गुहार लगा रहा था। उसने अगले ही दिन मैंडी के पिताजी को टेलीफोन पर सूचित किया कि मैंडी किसी आत्मा के चक्कर में फंस गया है, आप उसे संभालें आकर। अगले हफ्ते अपने पिता को अचानक आया देखकर मैंडी को बहुत सुखद आश्चर्य हुआ। वो उनसे लिपट के फूट फूट के रोने लगा। उसने कहा, पिताजी मुझे बचा लो पिताजी, आइंदा कोई गलत काम नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। उसके पिता ने सारी बात सुनी, अपने मित्रों से इस बारे में परामर्श किया और मैंडी को सारी योजना समझाई। योजना अनुसार मैंडी सुबह जल्दी ही पार्क पहुंच गया। थोड़ी देर में वो आवाज़ आई और वो लड़की उससे बातें करने लगी। आज फिर उसने मैंडी को सीधे अपने बताए रास्ते पर चलने को कहा। मैंडी चुपचाप चलता रहा। वो दोनों एक विराट खंडर तक पहुंच गए। हवा की सनसनाहट, सूखे पत्तों की चिरचिराहट उस जगह को डरावना बना रही थी। कुछ चमगादड़ उड़कर मैंडी के कान के पास से तीर की तरह वहाँ से निकल गए। वो डर गया। वो लड़की उसे उस वीराने में लाकर पटकने वाली थी कि मैंडी फुर्ती से पीछे मुड़ा और असावधानी में वो लड़की उसे कुछ ना कर पाई। मामला समझ आते ही वो गुर्राई, तुम पीछे कैसे मुड़े? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। इतने में ही उस चुड़ैल बनी लड़की को मैंडी के पिता और कई पुलिस वालों ने घेर लिया। इस प्रत्याशित हमले के लिए वो तैयार ना थी। पुलिस को उसने बताया कि उसके पिता गरीब थे, ठेला लगाते थे। एक बार किन्हीं रसूखदारों ने उनसे उनका ठेला छीन लिया, उन्हें मार डाला। तब उनका परिवार भूखे मरने लगा और तब से उसने उल्टे पैर लगाकर चुड़ैलपन लोगों को लूटना शुरू किया। वो मानव अंगों की तस्करी भी करती थी। तो उसके बताने से समाज के कई इज्जतदार लोगों के नाम भी सामने आए। मैंडी ने अब तौबा कर ली थी कि पढ़ने आया था शहर, बस पढ़ूंगा, बाकी फ़ने खान नहीं बनूंगा अब। रात के करीब 3 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद पैदल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था मैं। वाहन ना होने के कारण बीते 1 डेढ़ साल में महानगर की सूनी बियावान सड़कें और रोड हमसाया बनकर मेरे साथ चलती हैं। बाप रे, इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, बस चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेती। कहीं ऐसा घनघोर अंधेरा कि पैर कहाँ पड़ रहे हैं पता ही ना चले, तो कई खंभों की लाइट से फूटते सफ़ेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती देखते ही बनती है। रोज़ाना का रूटीन होने के कारण अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों पर मुझे डर नहीं लगता। इन्हीं सूने और बियावान रास्तों पर दिन भर इतना हैवी ट्रैफिक और चहल पहल रहती है कि एक कदम पैदल चलना भी दूभर हो जाए। अप्रैल की बेरहम गर्मी माथे से
बहता पसीना, और ऐसे में अचानक हल्की हल्की ठंडी चलने वाली हवा। माथे के पसीने से टकराती ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ़ होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। गुनगुनाते हुए मैं आगे ही बढ़ रहा था कि अचानक आंखें एक जगह पर जाकर ठिठक गईं। सड़क किनारे एक सभ्य सी अधेड़ महिला खड़ी दिखाई दे रही थी। करीब 100 सवा 100 फीट की दूरी की होगी। कंधे पर छोटा सा बैग लटका था। वही पैरों के पास भी एक ब्रीफ केस जमीन पर रखा दिखाई दिया। सफ़ेद प्रिंट वाली साड़ी से जिस करीने से उसने अपना सर ढक रखा था, उससे तो वो किसी भले घर की ही गृहिणी लग रही थी। लेकिन इतनी रात गए, वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर, कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारण बस लेट होने पर महिला को देर रात यहाँ उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर यहीं कहीं आसपास ही होगा, या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शे का इंतज़ार कर रही हो। लेकिन इतनी रात गए रिक्शा कहाँ मिलेगा। शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद 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 यही सोचते हुए मैं उसके बहुत करीब आ गया। नज़रों से नज़रें टकराईं, मगर वो ज़रा भी नहीं झेपी। मेरी आंखें बराबर देखती रही। बहका नामो निशान तक नहीं, वरना इतनी अंधेरी और सूनी रात में एक अकेली महिला कम से कम मुझ जैसे मवाली सरीखे इंसान को देखकर डर ही जाएगी। लेकिन वो तो लगातार घूरती रही। चेहरे पर ना कोई हाव ना कोई भाव, होठों पर मुस्कान बराबर जमी रही। मैं ही झेप गया। मुझे ही नज़रें हटानी पड़ी, कहीं ऐसी वैसी तो नहीं। फिर एकदम से सिर झटक दिया। होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। मैं तेज़ी से कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजाने डर और शर्म के मारे मैंने फिर पलट कर नहीं देखा। ना जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते मैं दूसरी तरफ सड़क पर पहुंचा। अब वो सड़क और महिला पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। कहीं कोई भूत वूत तो नहीं था। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता अब भयभीत लगने लगा था। मैं जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था। इसी तारम तय में चाल में गजब की तेजी आ गई और बड़े बड़े डर भागने लगे। करीब पौना किलोमीटर ही चला था कि अचानक मुंह से चीख निकल गई। वो महिला करीब 100 गज दूर उसके सामने सड़क किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी थी। कंधे पर बैग और ज़मीन पर ब्रीफ केस। ये कब कहाँ से आ गई। एक ही रास्ता तो है। ना कोई गाड़ी निकली और ना ही वह पैदल दौड़ती हुई मुझे दिखाई दी। मेरा पूरा शरीर डर के मारे पसीने से तरतर हो गया। लगा कि आज की रात आखिरी रात है। वो भूतिया औरत कुछ देर में मुझे चबा चबा कर खा जाएगी। मैं बेतहाशा भागा, इतनी तेज कि पता ही नहीं चला कि वो औरत कब पीछे रह गई। भागता रहा, सीधे घर पर जाकर ही रुका। मेरी सांसें धौंकनी सी चल रही थी। घर के बाहर ही कुछ पल खड़ा रहकर अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन शाम करीब 5 बजे मैं ऑफिस गया। एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात का सारा घटनाक्रम सुना डाला। हंसते हुए मेरे रामू चाचा मेरे से कहते हैं, अरे कहीं बूचड़ खाने के पास की बात तो नहीं कर रहा। बूचड़ खाना? मैं बुदबुदाया। हाँ, बूचड़ खाना, स्लॉटर हाउस, जहाँ जानवर कटते हैं। बेटा, वो सड़क बहुत ख़तरनाक है। बहुत हादसे होते हैं वहाँ। तेज़ रफ्तार वाली गाड़ियों ने बहुत सारे लोगों को चलाए वहाँ। सुना है कई साल पहले बस का इंतज़ार कर रही एक औरत को भी एक ट्रक ने रौंद डाला था। तुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है। लेकिन बेटा, भली औरत की लू रखती है वो, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। मैं हैरान था और परेशान भी। अब कैसे निकलूँगा उस रास्ते से, रात में पैदल, और एक आत्मा औरत की रूह से आमना सामना हुआ है मेरा। वो भी भली औरत की रूह थी। चलो
भगवान का लाख लाख शुक्र है, इस बार मेरी जान तो बची। ये बात लगभग 24 साल पुरानी है। गांव की कुछ महिलाएं रात के 11 बजे के वक्त मूवी देखकर पैदल आ रही थीं। सभी आपस में बातें करते चल रहे थे। औरतों में एक कम उम्र की लड़की भी थी जिसने अपनी गोद में एक बच्ची को ले रखा था, और वो लड़की औरतों से पीछे चल रही थी। तभी अचानक उसके साथ ही एक औरत भी चल रही थी जो उन सभी औरतों का हिस्सा नहीं थी। वह औरत उस बच्ची को, पाई हुई लड़की को बस देखे जा रही थी, बिल्कुल सटके चल रही थी। बच्चा पाई हुई औरत ने उस साथ में चल रही औरत से पूछ लिया, क्या हुआ? कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? रास्ता भटक गई हो क्या? फिर भी कुछ जवाब नहीं मिला। आगे चल रही औरतों में से एक बुजुर्ग औरत ने कहा, क्या हुआ मन्नी, किससे बात कर रही है? तो मन्नी ने जवाब दिया, माँ जी पता नहीं कौन है ये जो मेरे साथ साथ चल रही है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे एकटक देखे जा रही है। उस बुजुर्ग महिला ने कहा, भगवान का नाम ले और जल्दी जल्दी वापस आ। जैसे ही मन्नी ने भगवान का नाम लिया, वह औरत बिल्कुल पीछे हट गई, लेकिन मन्नी का पीछा नहीं छोड़ा। सब घर पहुंच गए, फिर भी वह साया मन्नी का साथी था। मन्नी पर बिल्कुल नज़र रख रखी थी। उस रात बारिश भी हुई थी, जो कि काफ़ी तेज़ हुई थी। सब सो गए, लेकिन उसके बाद से मन्नी उदास रहने लगी। पता नहीं उसे क्या हुआ था, लेकिन कुछ बात तो थी। फिर वह बीती रात की बातें याद करने लगी और सोची, जो मेरे साथ साथ चल रही है वह औरत जिसे मैं जानती नहीं ना पहचानती, वह कौन थी? अफसोस मुझे कुछ नहीं पता। दिन गुजरता चला गया। अब मन्नी की शादी भी हो गई। मन्नी अब अपने पति के साथ विदेश में चली गई। वही उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी और नन्हा सा फूल मन्नी की कोख में पल रहा था। जब मन्नी को अस्पताल में शिफ्ट किया गया, क्योंकि वह कभी भी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। मन्नी ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया, लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता। जिस कमरे में मन्नी को रखा गया था, उसी कमरे के ऊपर खिड़की से एक बिल्ली, जो काली और भयानक थी, वह बिल्ली मन्नी के ऊपर छलांग लगाई और मन्नी के सीने के ऊपर कूद गई, जिससे मन्नी की मौत हो गई। ये एक रहस्यमय घटना थी। मन्नी का अंतिम संस्कार किया गया। एक बार मन्नी के घर पर पूजा रखी गई। पूजा में एक विद्वान पंडित जी वहाँ पर आए थे। उन्हें कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने पूछा, मन्नी की मौत कैसे हुई? तो सभी ने बताया, एक बिल्ली ने उस पर छलांग लगाई और जिससे उसकी मौत हुई। पंडित जी ने कहा, कभी मन्नी के साथ ऐसी कोई घटना घटी थी जिससे कि आफत आई हो? तो एक बुजुर्ग महिला ने बताया, जो मन्नी के साथ एक औरत जो एक काला साया था, वह सब जो मन्नी के साथ मूवी देखकर लौट रहे थे। लौटते समय जो भी हुआ वह सब माजरा उन्होंने पंडित जी को बताया। पंडित जी बोले, माँ जी, मन्नी के साथ एक बुरी से बुरी आत्मा मन्नी के पीछे लगी हुई थी, क्योंकि मन्नी बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसे खुशबू जैसे कि इत्र, परफ्यूम इत्यादि लगाने का शौक़ था और बालों में गजरा या खुले हुए बाल उसे पसंद थे। घर वालों ने पंडित जी की बातों पर हामी भरी और कहा, आपने सही पहचाना पंडित जी, मन्नी को इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ था। पंडित जी बोले, कुंवारी लड़कियों को ऐसे ही रहना बहुत पसंद है, लेकिन इसी वजह से बुरी आत्माओं का वो शिकार हो जाती हैं। मन्नी भी हुई। जिस गली से आप गुज़र रहे थे, वह एक खौफनाक गली है। वहाँ पर कई हादसे हुए हैं और इन हादसों का शिकार मन्नी भी हुई है, जिसे अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ी। वह एक भयानक साया मन्नी का पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। मौत बनकर वह उसके इर्द गिर्द घूमती थी। जब मन्नी की शादी हुई, तब वह बुरी आत्मा मातम मना रही थी, लेकिन मन्नी के पीछे पीछे उसके साथ चल पड़ी। पंडित जी ने कहा, कुंवारी लड़कियों को स्प्रे जैसे कि परफ्यूम, इत्र, गजरा इत्यादि चीज़ें लगाने से हटना चाहिए। इन्हीं से बुरी आत्माएं सम्मोहित होकर
उन्हें अपने बस में कर लेती हैं। ये कहानी शुरू होती है जब मलिक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करता है, पर कुछ सालों बाद उसका अफेयर अपनी ऑफिस की सेक्रेटरी के साथ हो जाता है। इसकी भनक मलिक की बीवी राधिका को हो जाती है, जिस कारण उनके बीच रोज़ अनबन और झगड़े होने लगते हैं। नया साल का वो दिन जब दुनिया नए साल का स्वागत कर रही थी, तब मलिक अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करता है और राधिका अपने घर पर अकेले अपनी ज़िंदगी को कोसती रहती है और मलिक के अफेयर के बारे में सोच सोच कर पागल हो जाती है और फिर स्लीपिंग पिल्स का डोज करके खुदकुशी कर लेती है। घर का नौकर राजू जब खाना लेकर राधिका के कमरे में जाता है तो उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि राधिका की लाश बेड पर पड़ी होती है। राजू घबराहट में मलिक को फ़ोन करता है और सारी घटना बताता है। मलिक भी अपनी सेक्रेटरी सपना के साथ। ये लगभग उस समय की बात है जब मैंने अपनी 10वीं की परीक्षाएं दी थी। मेरे परिवार में मेरे माता पिता और 3 बड़े भाई थे, कुणाल, राज और बब्बर, और मेरी एक बड़ी बहन भी थी, स्नेहा। वो मुझसे बस 2 साल ही बड़ी थी। परीक्षा देने के बाद मैं काफ़ी खुश थी, क्योंकि मेरे भाई राज की शादी होने वाली थी और कुछ दिन बाद हमें घर भी बदलना था। नए घर की जाने की खुशी और भाभी के आने की खुशी में मुझे तो कोई सुध ही नहीं रहती थी। 25 मार्च 2007 घर में काफ़ी खुशी का माहौल था। चारों तरफ मेहमान और शोर शराबा। ऐसा लगता था ये पल यहीं रुक जाए, लेकिन कौन जानता था कि आगे क्या होने वाला है। एक तरफ मेरे भाई को सहराया पहनाया जा रहा था और उधर बारात में जाने के लिए सब लोग जल्दी जल्दी तैयार होते जा रहे थे। तभी पिता की आवाज़ लगती है, अरे अब क्या कल बारात लेकर चलनी है? चलो जल्दी, देर हो रही है। थोड़ी ही देर में सब भाभी को लेने जाने लगे। हम कुछ यूं ही आधे रास्ते पहुंचे होंगे कि अचानक हमारी कार खराब हो जाती है। सब लोग कार से नीचे उतर जाते हैं। दोनों तरफ घना जंगल, चिड़ियों की चहचहाहट और सड़क पर एक एक करके ही गाड़ियां गुजर रही थी। जंगल में कुछ अनहोनी का डर था। ड्राइवर और मेरे मामा जी का बेटा मैकेनिक देखने निकल गए। मामा जी ने कहा, बच्चों चिंता मत करना, कार जल्दी ही ठीक हो जाएगी, तुम लोग वापस जाकर कार में बैठो। मैं, मेरे कज़न राज भाई और बुआ जी, हम सब कार में बैठे थे। तभी तो बिल्ली तेज़ आवाज़ के साथ लड़ती हुई कार के पास आती हैं और हम लोग डर से उछल जाते हैं। मामा जी उनको भगा देते हैं। थोड़ी ही देर में मैकेनिक आ जाता है और कार ठीक करके जाने लगता है। कहता है, साहब यहाँ से जल्दी जाओ, ये रास्ता तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शाम होते ही डाकुओं का यहाँ पर खतरा बढ़ जाता है। मामा जी ने कहा, हाँ हम अब तक काफ़ी आगे पहुँच जाते, लेकिन तुम्हें ही आने में देर हो गई। मेरी बुआ जी कुछ पुराने ख्यालात की, इसलिए वो थोड़ा घबरा गई और बोली, हे ईश्वर, इस तरह शादी के दिन कार ख़राब होना, बिल्ली का आना और वो मैकेनिक की बातें, मेरा तो काफ़ी दिल घबरा रहा है। हे भगवान, कुछ अनहोनी ना हो जाए। राज ने कहा, क्या बुआ जी, तुम भी ना, आजकल इन बातों को कौन मानता है, कुछ अशुभ नहीं होने वाला, चलो। तभी मेरे मामा जी का लड़का मोहन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहता है, इससे और ज़्यादा क्या बुरा होगा बुआ जी, आज राज भाई बलि के बकरे बनने जा रहे हैं, आप तो ये भाभी जी के गुलाम बन जाएंगे। मोहन की बात पे सब हंसने लगते हैं और यूं ही बातों बातों में रास्ता कट जाता है। समारोह बहुत अच्छी तरह निपट जाता है। घर वापस आकर गृह प्रवेश के लिए भाभी जी अंदर आना होता है, लेकिन ये क्या, भाभी ने दाहिने पैर की जगह बायां पैर रखा। सभी लोग भाभी की तरफ हैरानी से देखने लगे और तभी बुआ जोर से चिल्लाई, तुम क्या बेवकूफ़ हो बहू, ये क्या किया तुमने, सही और गलत का क्या ध्यान नहीं है तुम्हें? बुआ को चीखता देख मेरी माता उन्हें समझाने लगती हैं कि कोई बात नहीं,
इसके लिए नया अनुभव है। माँ ने कहा भाभी से, बेटा कोई बात नहीं, हम दूसरा कलश लाते हैं, तुम उसे दाहिने पैर से प्रवेश करना। शादी के कुछ दिन तक मेहमानों का आना जाना यूं ही लगा रहा। घर का माहौल काफ़ी खुशनुमा था। मेरी भी छुट्टी चल रही थी। माँ ने सोचा इसी बहाने कहीं बाहर घूम के आते हैं, और पिताजी से इजाज़त मांगने लगी। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन सबके ज़िद करने के बाद हामी भर दी और हमारे घर में जगन्नाथ मंदिर जाने की योजना बनी। वो जुलाई का पहला हफ्ता था। हम लोग माना से रांची के लिए निकल गए थे। हम लगभग 7 से 8 घंटों में वहाँ पहुँच चुके थे। वहाँ हमने एक होटल में कमरा बुक करवाया। अब क्योंकि शाम हो चुकी थी तो हम लोग खाना खाकर आराम करने अपने कमरे में चले गए। लेकिन भाभी काफ़ी शाम तक होटल की बालकनी के बाहर जागती रहीं। ना जाने उन्हें किस सोच में डुबा रखा था। अगले दिन हम मंदिर के लिए निकले। मंदिर के बाहर एक ज्योतिषी बैठे लोगों का भविष्य देख रहे थे। माँ ने सोचा कि चलो मैं भी अपने बच्चों का भविष्य जानूं। ये सोच मेरी माँ उन ज्योतिषी के पास गई। इससे पहले मेरी माँ उनसे कुछ पूछती, ज्योतिषी ने मेरे बड़े भाई राज को अपने पास बुलाया और बहुत बुलंद आवाज़ में कहा, बालक, तेरे ऊपर घोर विपत्ति आने वाली है। तू अपने विनाश के दिनों में कदम रख चुका है। मेरी माँ ये सुनकर घबरा कर बोली, पंडित जी आप क्या कह रहे हैं? अभी हाल ही में मेरे बेटे की शादी हुई है, आप इनके अच्छे भविष्य की कामना कीजिए। पंडित जी ने कहा, तथास्तु, लेकिन जो किस्मत में होना है वो कोई टाल नहीं सकता। पंडित जी की बात सुनकर हम बिना हाथ दिखाए ही अंदर मंदिर में दर्शन को चले जाते हैं। सभी देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद हम खाना खाने के लिए एक ढाबे पर रुकते हैं। अचानक एक बूढ़ी औरत पीछे से मेरी भाभी को पकड़ के उल्टा सीधा बोलने लगती है और गाली गलौज करने लगती है। तभी एक ढाबे पे काम करने वाला लड़का उस औरत को वहाँ से भगा देता है और वो औरत इतना कहती हुई चली जाती है, डायन, छोड़ दें इन लोगों को। शाम को जब हम वापस लौट आते हैं तब पिताजी सबसे पूछते हैं कि अब कल वापस चलें या कहीं और घूमने जाना है, तो सब मना कर देते हैं। लेकिन तभी भाभी पापा से बोलती हैं कि यहाँ से थोड़ी ही दूर मेरी एक दूर की ताई जी का घर है, उनका फ़ोन आया था। ताई जी को पता चला कि मैं रांची आने हुई हूँ, तो उन्होंने मुझे अपने साथ कुछ दिन रहने के लिए बोला है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं राज के साथ कुछ दिन वहाँ पर रह जाऊँ। पिताजी ने कहा, वो तो ठीक है बेटा, लेकिन राज के काम का नुकसान होगा। भाभी जी ने बड़ी मधुर आवाज़ में कहा, जी कोई बात नहीं, मैं ताई को मना कर देती हूँ। लेकिन मैं और दादी ने पिताजी को बोला कि जाने देना उन्हें, नई नई शादी हुई है और काम तो ज़िंदगी भर होगा। माँ ने हमारी बात का समर्थन किया तो पापा ने कहा, ठीक है चली जाओ, अपने साथ जिया यानी मुझे साथ लेके जाना। 2 दिन बाद हम लोग भाभी की ताई के घर निकल जाते हैं। वो कोई 4 बजे के आसपास का समय रहा होगा जो हम लोग उनके घर के सामने एक ऑटो से उतरे। भाभी ने अपनी ताई को आवाज़ लगाई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। शायद अंदर कोई नहीं था। तभी एक छोटा सा बच्चा लगभग 9-10 साल का भाग के आता है और हाँफते हुए बोलता है, जी अम्मा ने बोला है आप लोग अंदर बैठ जाएं, उन्हें अभी एक आधा घंटा लगेगा वापस आने में। भाभी उस लड़के से पूछती हैं, ताई जी कहाँ गई हैं? लड़का बिना जवाब दिए दिए जल्दी भाग जाता है। भाभी मुझे और भैया को अंदर ले जाती हैं। गेट खोलते ही एक बड़ा सा आंगन, जिसकी दाईं तरफ 2 आम के पेड़ हैं और बीच में एक कुआं है, और दाईं तरफ एक गौशाला है और चारों तरफ बांस के डंडों की बाउंड्री है, और बिल्कुल बीच में एक छोटा सा बिना प्लास्टर हुआ एक घर है। घर में घुसते ही दाईं तरफ एक बड़ा सा कमरा और बाईं तरफ 2 कमरे बराबर में बने हुए हैं। चटाई बिछाकर हम नीचे ही बैठ जाते हैं और भाभी पानी लेने रसोई में जाती हैं, जो कि घर के बाहर ही पेड़ के नीचे है। मैं उठकर इधर उधर देखने लगती हूँ। बरामदे में सामने की ओर
एक खिड़की है। वहाँ खड़े होकर बहुत अच्छी सी हवा लग रही थी और मैं अपनी आंखें बंद करके हवा का आनंद लेने लगती हूँ। और जैसे ही मैं अपनी आंखें धीरे धीरे से खोलती हूँ तो अचानक ही एक भयानक सा चेहरा मेरे सामने होता है। मैं एकदम चिल्लाती हूँ। मेरा भाई एकदम से खड़े हो जाता है और तभी मैं बेहोश हो जाती हूँ। थोड़ी देर बाद जब मेरे को होश आता है तो मेरे पास मेरी माँ की उम्र की एक औरत बैठी होती है। वो शायद ताई जी होंगी। मुझे होश में आता देख वो भाभी और भैया को आवाज़ लगाती है। भैया को देख के मैं रोने लगती हूँ और घर वापस जाने के लिए बोलती हूँ तो ताई जी कहती हैं, अरे बेटा घबरा मत, बस थोड़ा सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। एक गांव है ना, और तुम धूप में आए हो। वैद्य जी आए थे, बोले कल सुबह तक ठीक हो जाओगी तुम। मुझे भी लगता है कि मेरी वजह से भाभी भैया को परेशान कर रही हूँ, इसलिए मैं हाँ में गर्दन हिला देती हूँ। रात को सब लोग खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। ताई जी उस बड़े कमरे में सोती थी जो दाई तरफ था, और बाई तरफ के पहले कमरे में मैं और दूसरे कमरे में भैया भाभी थे, और दोनों के कमरे में ही एक खिड़की थी। रात को करीब 3 बजे होंगे। अचानक मेरी नींद टूटी और मुझे एक शोर सा सुनाई दिया जो बहुत ही तेज पड़ रहा था। मैंने शोर को अनदेखा कर बोतल में से पानी पीने के लिए बोतल को जैसे ही उठाया, एक बहुत मोटी सी छिपकली उसके पीछे से खिड़की की तरफ भागी। उसे देख मेरी चीख निकल पड़ी, लेकिन अच्छा हुआ कोई जागा नहीं। कुछ देर तो मुझे नींद नहीं आई, लेकिन जब नींद की झपकी आने लगी तो ऐसा लगा जैसे वो शोर बराबर के कमरे से आ रहा हो। मैंने कान लगा के सुना तो अजीब सा शोर आ रहा था। लगभग 4 बजे वो शोर एकदम बंद हो गया। मुझे लगा शायद भाई मोबाइल चला रहा होगा, तो मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और मैं भी अपने कमरे में सो गई। अगले दिन ताई जी हमें अपने खेत और पास के गांव में घुमाने के लिए गईं, और फिर दोपहर को वापस घर आकर हम खाना खाकर आराम करने लगे। शाम के कोई 7 बजे होंगे। सब खाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन भाभी कहीं दिख नहीं रही थी। मैंने ताई जी से पूछा कि भाभी कहाँ हैं, तो ताई जी बोली अपने कमरे में होगी। मैं वहाँ गई तो देखा एक सो रही हैं। मैंने सोचा उठा दूँ, खाना खाकर सो जाएंगी। फिर सोचा शायद थक गई होंगी इसलिए सो रही हैं। मैं अकेले ही वापस आ गई और खाकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन कोई कहीं नहीं गया, लेकिन भाभी जी आज भी पिछली रात की तरह शाम के समय सोती हुई दिखी थी। मैंने सोचा शायद तबीयत खराब होगी। अगले दिन मैंने पूछा, भाभी क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? भाभी थोड़ी चिड़ी हुई थी और बोली, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपना और अपने भाई का ध्यान रखो बस। उनका इस तरह से बोलना मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने हंसी में टाल दिया। 4-5 दिन हो गए थे। भाभी रोज़ सुबह बिल्कुल ठीक उठती और दोपहर में सोने के बाद सीधे रात को ही उठती थी। कभी भैया ने इस बात पे गौर नहीं किया और ना ही ताई इस बात से मतलब रखती थी। लेकिन अगर मैं सुबह ज़रा भी देर तक सोती तो एकदम आवाज़ लगा देती। अब मैं उब चुकी थी। मैंने भैया को घर चलने को बोल दिया था, तो भैया ने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर टहलने चले गए। भैया पहले से बहुत कमज़ोर और चिड़चिड़े हो रहे थे। रोज़ रात उनके कमरे में से एक अजीब तरह का शोर आता था। रोज़ भाभी देर शाम तक सोती। एक रात मेरी आँख 2:30 पे खुली। वो शोर अब भी आ रहा था। मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा तो कोई 4 नग्न औरतें एक चारपाई को चारों कोनों से पकड़ी हुई थीं और दूर एक सीध में जा रही थी, और उनके कमर पे बस पेड़ के पत्ते बंधे हुए थे, जैसे कि कोई आदिवासी के होते हैं। मैंने कुछ देर देखा तो वो गायब हो गई, लेकिन शोर अब भी आ रहा था। मैं बहुत घबरा गई कि रोज़ इतनी रात को आखिर होता क्या है। अगली सुबह मैंने ताई जी से पूछना चाहा कि रात को आपके सामने वाले खेतों में कुछ लोग आते हैं क्या? ताई जी ये सुनकर थोड़ा सहम सी गई और मेरी बात को अनसुना करके गाय को चारा डालने लगी। भाभी भी वहीं खड़ी थी। वो गुस्से में मुझसे बोली, जिया तुम रात भर सोती नहीं हो क्या, जो ये सवाल पूछ रही हो? मैंने उनका कोई उत्तर नहीं दिया और अंदर भैया के पास चली गई।
अंदर जाकर देखा तो भैया खुद से ही बातें कर रहे थे। मैंने उनका ध्यान भटकाया, लेकिन उन्होंने मुझे डांट दिया। मेरी आंखों में आंसू आने लगे और घर से बाहर चली गई। मैं ऐसे ही इधर उधर टहलने लगी। आसपास का नज़ारा देखते देखते मैं घर के पीछे चली गई और वहाँ जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। घर के पीछे एक मिट्टी के बर्तन में एक अंडा, नींबू और सिंदूर था, और वो भी भैया की शर्ट के ऊपर रखा हुआ था। ये सब कुछ समझते हुए मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी कि मैं भाग के भैया के पास गई। लेकिन ये क्या, भैया ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं और भाभी वही उनके पास बैठी उनको देख रही हैं। मैं गुस्से में कमरे में गई और भाभी पे चिल्लाई, भैया इतना रो रहे हैं और आप उन्हें चुप क्यों नहीं करा रही। भाभी बिना कुछ बोले बाहर चली गई। मुझे उनका ये रवैया समझ नहीं आया और मैं मम्मी को फ़ोन करने के लिए भैया का फ़ोन उठाने लगी। फ़ोन वहीं पास में रखा था। मैंने मम्मी को फ़ोन पे सारी बात बताई और उनसे हमें यहाँ से ले जाने को कहा। माँ और पिताजी अगले दिन ही ताई जी के घर आ गए। माँ ने भाभी से भैया की तबीयत के बारे में पूछा कि ये सब क्या हुआ, राज को क्या हुआ है, तुमने हमें फ़ोन करके जानकारी क्यों नहीं दी, और जिया इतना रो क्यों रही थी फ़ोन पर। ये सब सुनकर भाभी के चेहरे पे गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने माँ को जवाब दिया, मम्मी जी, मैंने सोचा कि आप लोग बेकार ही परेशान होंगे और इनको बस बुखार है। हमने वैद्य जी को दिखाया था, वो बोले जगह बदलने की वजह से ये सब हुआ है। पापा बीच में भाभी को रोकते हुए बोले, अगर जगह रास नहीं आई तो इतने दिन यहाँ रुकने का मतलब क्या था। मैंने भी पापा की बात का समर्थन करते हुए बोला, हाँ, मुझे भी बुखार आया था और मैंने यहाँ से चलने को बोला था, लेकिन मैं ठीक हो जाऊँगी ऐसा कहकर मेरा मन भी बना लिया। मुझे लगा शायद जगह की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई, लेकिन भैया को देख के नहीं लगता कि इनको बुखार है। ताई जी सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आईं और सबका ध्यान इन बातों से हटाती हैं। थोड़ी बहुत देर में मम्मी को अकेले पाते देखकर मैंने सारी बातें मम्मी को बता दी कि पहले दिन ही यहाँ आते मैंने क्या देखा। रोज़ रात को एक ही शोर और घर के पीछे वो सामान और शर्ट। मम्मी थोड़ा घबरा गई। ये सब पापा को बताने की हिम्मत ना हुई। उन्होंने सोचा कि हम कल ही राज को लेकर यहाँ से चले जाएंगे, और अगले दिन जाने की तैयारी भी होने लगी। तभी भाभी आकर बोलती हैं, मम्मी जी, राज जी मना कर रहे हैं जाने के लिए। ये सुनकर सब भाभी को घूरने लगते हैं। मम्मी भैया के पास जाकर उनसे पूछती हैं, क्या हुआ, तुम मना क्यों कर रहे हो घर जाने के लिए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या। और मुझे लगता है यहाँ जितने दिन बीमार रहोगे ना, उतना ही तुम्हारे लिए बेकार है। मुझे जिया ने सब बताया बेटा, तुम कैसी कैसी हरकतें कर रहे थे। भैया मम्मी की बात का कोई जवाब नहीं दे रहे थे, बस मुंह फेर लेते हैं। पापा भी भाई को बहुत कहते हैं, लेकिन भैया नहीं मानते और वहीं रहने की ज़िद करते हैं। ताई जी पापा से कहती हैं, अरे भाई साहब, आप फ़िक्र मत करो, राज ठीक हो जाएगा, आप भी कुछ दिन यहाँ रुक जाइए और फिर चले जाना। लेकिन पापा किसी की एक नहीं सुनते। वो एम्बुलेंस बुलवा लेते हैं और हम अपने घर जाते हैं। भैया को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहाँ उनकी सभी जांचें हुई और सारी रिपोर्ट भी नॉर्मल आई। डॉक्टर ने बस इतना ही कहा कि बुखार है जो कि दिमाग पे चढ़ गया है। लेकिन दिन पे दिन भैया और भी कमज़ोर होते रहे। हमने 2-3 डॉक्टर बदल लिए, लेकिन कोई भी ठीक ठाक नहीं बताया कि बीमारी क्या है। हॉस्पिटल खर्चा भी बहुत आ रहा था, इसलिए 8 महीने के बाद हम भैया को घर लेके आ गए और घर पे ही दवाई ही जाने लगी। लेकिन कोई असर नहीं था। भैया की आंखें बिल्कुल अंदर चली गईं और शरीर बिल्कुल हड्डियों का ढांचा रह गया। जब कोई रिश्तेदार उनको देखने आता तो भैया को पहचान नहीं पाता। मम्मी के मन में ताई जी के घर की बातें आती रहती थीं, लेकिन हमारे पापा इन बातों पे ना तो यकीन करते थे और ना ही हमारे मुंह से ऐसी बातें सुन सकते थे। पापा शुरू से ही बहुत सख्त स्वभाव के थे और अगर इस बारे में उनसे कुछ कहते भी तो उल्टा हम सबकी डांट पड़ती थी, क्योंकि हमने ही बाहर जाने की जिद की थी। घर आने के 2-3 दिन बाद बुआ जी भी भैया को देखने आती हैं और उनके आश्चर्य की हद नहीं रहती। पूरे घर को सिर पे उठा लेती हैं, रोते हुए कहती हैं, हाय रे, क्या कर दिया मेरे बच्चे को, कैसा था कैसा हो गया, कब ठीक होगा मेरा बच्चा।
मम्मी और मेरी बहन उन्हें शांत कराती हैं और उनको बाहर बरामदे में लेकर जाती हैं। उसी दिन शाम को मेरी मम्मी बुआ जी को सारी बात बताती हैं कि ताई जी के घर भैया के साथ क्या क्या हुआ। बुआ जी बहुत नाराज़ होती हैं, लेकिन वो मम्मी को आश्वासन देती हैं कि आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करती हूँ। अगले दिन दोपहर में बुआ जी अपने साथ एक गुरुजी को लेकर आती हैं। वो सिद्धि प्राप्त थे। बुआ जी गुरुजी को भैया के कमरे में लेकर आती हैं, लेकिन वहाँ बैठी भाभी गुरुजी को देखकर गुस्से भरे नज़रों से बाहर आ जाती हैं। हम सभी उनके इस रूप को देखकर और समझ रहे थे कि गुरुजी का यहाँ आना भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। गुरुजी भैया के पास बैठकर कुछ मंत्रों का जाप करते हैं और एकदम खड़े हो जाते हैं। गुरुजी बहुत तेज चलकर बाहर निकलते हैं। उनको उस तरफ से बिना कुछ बोले बाहर आता देख मैं, मम्मी और बुआ उनके पीछे जाते हैं। गुरुजी का पीछा करते हुए हम देखते हैं कि वो हमारे घर के पीछे बगीचे में आए हैं और ज़मीन से एक पत्थर हटाते हैं। वो पत्थर बहुत अजीब सा होता है, जैसे कोई रत्न हो। गुरुजी वो पत्थर हटाकर 6 लोहे की कील निकाल के देते हैं और पूछते हैं, घर में कितने सदस्य हैं? मम्मी जवाब देती हैं, घर में तो 7 सदस्य हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैं अभी जा रहा हूँ, कल सुबह आऊँगा। और वह मम्मी को 7 अभिमंत्रित धागे देते हैं और कहते हैं, ये सभी के हाथ में बांध देना। गुरुजी के जाने के बाद भाभी एक सूटकेस लेकर बरामदे में आती है और बोलती हैं, मम्मी जी, मैं कुछ दिन के लिए मायके जा रही हूँ। मम्मी जी भाई से कहती हैं, ये कोई समय है जाने का? तुम्हें पता है ना राज की कितनी तबीयत ख़राब है। इस समय राज को तुम्हारी ज़रूरत है और तुम मायके जा रही हो। भाभी जी कहती हैं, तो और क्या मम्मी जी, इस घर में क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और मुझे कोई बताता ही नहीं है। तभी बुआ गुस्से से बोलती हैं, तुम्हें बताने की क्या ज़रूरत है, ये सब तुम्हारे तो किया धरा है। मम्मी और बुआ जी को चुप कराती हैं, लेकिन बुआ हमारी नहीं सुनती और भाभी को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती हैं। आज मुझे बोलने दो, जब से ये लड़की आई है तब से राज की तबीयत ख़राब है। अपशगुन है ये लड़की। मुझे तो ये रिश्ता शुरू से ही नहीं पसंद था, लेकिन क्या करें, भैया के आगे किसी की चलती कहाँ है। इतनी खड़ी खोटी सुनाने के बाद भाभी रो पड़ती हैं और तभी पापा आ जाते हैं और भाभी को रोता देख पूछते हैं, क्या हुआ, ये क्या ड्रामा लगा रखा है? पापा भाभी से पूछते हैं, क्या हुआ रानी, तुम रो क्यों रही हो? और ये सूटकेस, तुम कहाँ जा रही हो? भाभी रोते हुए बोलती हैं, पापा जी, मुझे नहीं पता था कि आप सब लोग मुझे मनुष्य समझते हो। बुआ जी को ऐसा लगता है कि राज की हालत मेरी वजह से है। पापा बुआ को गुस्से में घूरते हैं और भाभी को अंदर जाने को बोलते हैं, लेकिन भाभी भी जिद करके बैठी हैं, वो नहीं रुकेंगी। बुआ जी अपनी सफाई में कुछ बोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन पिताजी उनकी कुछ नहीं सुनते और भाभी को समझाकर रुकने की कोशिश करते हैं, पर भाभी नहीं रुकती और कहती हैं, अगर मैं मनुष्य हूँ तो इस घर में मेरा कोई काम नहीं, और गुस्से में सूट को उठाकर चली जाती हैं। भाभी के जागते ही पापा गुस्से में अपने कमरे में चले जाते हैं। रात में मम्मी पापा के लिए खाना लेकर जाती हैं और उन्हें सारी बात बताने का फ़ैसला करती हैं। मम्मी पिताजी को ताई जी के घर के बारे में विस्तार में बताती हैं, लेकिन पिताजी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते और बोलते हैं कि आज के ज़माने में ऐसी बातें कौन करता है, और अगर ऐसा कुछ है भी तो रानी का इसमें क्या दोष, तुम मुझसे बातें क्यों सुना रही थी? मम्मी जी उन्हें जवाब देती हैं, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, राज तो उसका पति है, फिर वो। पिताजी गुस्से में बोलते हैं, तुमने अपनी आंखों से कुछ देखा नहीं तो तुम बेचारी रानी को इतने दोष में क्यों डाल रही हो? वो बिन माँ बाप की लड़की है, ऐसा कुछ नहीं करेगी। इतना कहकर पापा सोने के लिए लेट जाते हैं और माँ भी फिर कुछ नहीं बोलती। अगले दिन गुरुजी घर में आते हैं और एक अजीब सा डर उनके चेहरे पर होता है। वे मम्मी से कहते हैं, तुमने बहुत देर कर दी, अब कुछ नहीं हो सकता। और तभी पापा ऑफिस जाने के लिए कमरे से निकलते हैं। गुरुजी को देख मम्मी और बुआ जी संदेह भरी आंखों से देखकर ऑफिस के लिए चले जाते हैं। गुरुजी घर में बने एक छोटे से बने मंदिर में जाते हैं
वहाँ से कुछ केसर उठाते हैं और उसे राज भैया के बिस्तर पर डाल देते हैं। कुछ ही पल में पूरा बिस्तर का रंग लाल पड़ जाता है। ये देख मम्मी और हम सब लोग सुन रह जाते हैं। गुरुजी मम्मी को बताते हैं, कोई तो है जो तुम्हारे बेटे को जान से मारना चाहता है, या यूँ कहें कि वो तुम्हारे बेटे की बलि देगा। मम्मी ये सुन के रोने लगती हैं। बुआ जी कुछ बोलने की हालत में नहीं होती हैं और मम्मी जी रोते हुए गुरुजी से पूछती हैं, गुरुजी ऐसा कौन करेगा? मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा है? गुरुजी आगे बताते हैं, ये कोई साधारण बलि नहीं है और ये किसी साधारण कार्य को लेकर नहीं दी जाएगी। ना ही वह कोई साधारण व्यक्ति है जो भी ये सब कुछ कर रहा है। बुआ जी पूछती हैं, तो ये बताओ कि इन सब के पीछे कौन है और उसे कैसे हम अपने बेटे से बचाएंगे, मतलब अपने बेटे को उससे बचाएंगे। गुरुजी बोलते हैं, इसके पीछे कौन है ये बताना सरल नहीं है और राज को बचाना तो नामुमकिन है। इसमें कोई अघोरी ही आपकी मदद कर सकता है। प्रेतशिला पहाड़ पर एक अघोरी रहते हैं, वहाँ वो पिंडदान करते हैं। आपको उस अघोरी से ही कुछ मदद लेनी होगी। प्रेतशिला पहाड़ पर घने पेड़ों के बीच उनकी कुटिया है, अब वही आपकी मदद करेंगे। मम्मी और बुआ जी बिना देरी किए अगली सुबह प्रेतशिला पहाड़ के उसी अघोरी के पास जाते हैं। जाते समय मम्मी और बुआ जी शिव मंदिर के दर्शन किए और वहाँ से आगे बढ़ने से पहले उन्होंने अघोरी का पता पूछ लिया और उस दिशा की ओर बढ़ दिए। रास्ता काफ़ी थका देने वाला था, भरी धूप थी, कहीं कहीं कोई पेड़ था, बस थोड़ी देर वहीं थोड़ा आराम कर लेते थे। दोपहर 4 बजे बुआ और मम्मी वहाँ पहुँचे। उनकी कुटिया के पास 4 लड़के बैठे थे, कुछ साफ़ सफाई कर रहे थे। उनमें से एक लड़के से मम्मी और बुआ जी अघोरी बाबा के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ देर इंतज़ार करने को कहा। वे सूरज ढलने तक वहीं बैठे इंतज़ार कर रहे। तभी उनमें से एक लड़का अंदर गया और एक लोटे में पानी लेकर मम्मी और बुआ जी के पास आया और पैर धोकर अंदर कुटिया में अघोरी से को बोला। जब वे कुटिया के अंदर गए तो वहाँ धूनी की बहुत महक आ रही थी और हल्का सा धुआं था। अघोरी चेहरे से बहुत ही कठोर स्वभाव के लग रहे थे। अघोरी ने अपने सामने एक चटाई पर बैठने को कहा। मम्मी के कुछ बोलने से पहले ही अघोरी ने उनसे बोला, वो डायन है और वो तुम सबको मार देगी। ये सुन मम्मी जी रोने लगी, पर अघोरी ने अपनी बात पूरी करते हुए बोला, तुम्हारा लड़का उसका शिकार है और उसी को मार के वो सिद्धि प्राप्त करेगी। अघोरी मम्मी को विभूत देते कहा था, इसे अपने माथे से कभी मत हटने देना। अघोरी एक मिट्टी के बर्तन में पानी देता है और उसे राज भैया को पिलाने को बोलता है। अघोरी मम्मी और बुआ को अमावस्या की रात को आने को बोलता है। भैया की हालत बहुत ख़राब थी, वो ना कुछ बोल पा रहे थे और ना ही होश में थे। उनकी ग्लूकोज की बोतलें और इंजेक्शन दिए जा रहे थे। रात 10 बजे के आसपास मम्मी और बुआ भी आ गई थी और सीधे राज भैया के कमरे में जाकर उनको मिट्टी के बर्तन का पानी पिलाते हैं जिसे अघोरी ने दिया था। पानी की एक दो बूंदी भैया के मुंह में गई थी। भैया धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। ऐसा चमत्कार देख हमें लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। भैया को होश में आते देख उनसे चिपटकर मम्मी रोने लगती हैं। भैया के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और थोड़ी देर के बाद वो कहते हैं, माँ। बुआ जी भैया को और पानी पिलाती हैं। तभी भैया बोलते हैं, माँ मुझे बचा लो, माँ, माँ मुझे बचा लो, रानी मुझे मार देगी। ये सुनकर हमारे होश खा जाते हैं कि जिसका हमने सोचा था इन सब में उसी का हाथ निकला। मुझे शक तो था ही कि भाभी का रवैया कुछ ठीक नहीं है हमारे लिए, लेकिन भैया ने उनका क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने भैया के साथ ऐसा किया। भैया मम्मी को बताते हैं कि किस तरह रानी भाभी ने उनका ये हाल किया है। ताई जी के घर पहली रात को रानी ने शिव मंदिर का प्रसाद कहकर एक लड्डू खिलाया और फिर थोड़ी देर में सो गया।
फिर जब आधी रात को मेरी आँख खोली तो मैंने खुद को एक नदी के किनारे रेत पे पड़ा हुआ पाया। मुझे एक उल्टी चारपाई पर लेटा रखा था और 4 औरतें मेरे चारों ओर घूम रही थीं। मैंने उठने की कोशिश की तो मेरा सर बहुत भारी हो रहा था। मैं उठ ही नहीं पाया। उन 4 औरतों को जब मैंने पहचानने की कोशिश की तो उनमें से एक औरत रानी थी। वो औरतें कुछ मंत्र पढ़ रही थीं, मेरे चारों ओर चक्कर लगा रही थीं। उनकी आवाज़ सुनते सुनते मेरा सर दर्द से फट रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के वहाँ से आ सकूं। अगले दिन जब सुबह मैं उठा तो मुझे वो दृश्य याद आने लगा। मुझे लगा कि बुरा सपना था, लेकिन रोज़ मेरे साथ यही हुआ। जितने दिन हम लोग ताई जी के घर रहे, मैंने जब भी चाहा कि रानी से इस बारे में पूछा जाए, लेकिन चाहकर भी मैं उससे इस बारे में बात नहीं कर पाता था। मुझे रोज़ एक नदी के किनारे ले जाया जाता था। मुझे बांधा नहीं गया था, फिर भी मेरा शरीर बंधा हुआ लगता था। एक दिन मैंने अपने बिस्तर के सिरहाने के पास अजीब सी गंध आ रही थी। मैंने नीचे झांक कर देखा तो एक मांस का टुकड़ा था। मैंने ताई जी को बताया तो उन्होंने वो मांस का टुकड़ा फेंक दिया। लेकिन अगले 2 दिन भी फिर उतना ही बड़ा वैसा ही मांस का टुकड़ा दिखाई दिया। ताई जी ने फिर फेंक दिया और उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ। ये सब सुन के हमारे होश उड़ गए। भैया के साथ इतना कुछ हो गया और हमें खबर तक नहीं हुई। सभी के दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था, रानी भाभी ने ऐसा क्यों किया। सभी को बहुत गुस्सा भी आ रहा था। बुआ जी ने रानी भाभी को सभी सवालों का जवाब जानने के लिए फ़ोन किया, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लगा। शाम को जब पापा घर आए तो हमने उन्हें भैया की बात बताई, लेकिन पापा का दिमाग इन सब बातों पर यकीन ना करने को हो रहा था। पापा तुरंत भैया के पास गए और उनसे पूछा, क्या ये जो कह रहे हैं सब सही है। भैया ने हाँ में गर्दन हिला दी। ये देखकर पापा के तो मानो जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पापा ने भी तुरंत भाभी को फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लगा। फिर पापा ने अगले दिन भाभी के घर जाने का फ़ैसला किया। अगले दिन पापा ऑफिस से छुट्टी लेकर सुबह भाभी के घर के लिए निकल गए। वहाँ पहुँचकर देखा तो वहाँ ताला लगा था। भाभी ने उनके पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, रानी तो बहुत दिनों से यहाँ आई नहीं और घर पर तो बहुत दिनों से ताला लगा है। भाभी के बारे में कुछ पता नहीं लगा और पापा घर आ गए। उन्होंने सारी बात हमें बताई। अब सभी को बस अमावस्या की रात का इंतज़ार था। अमावस्या को भी एक हफ्ता था। एक एक दिन भारी सा गुजर रहा था। दिल में बेचैनी रहती थी, क्या होगा कैसे होगा, अघोरी बाबा अब क्या बताएंगे। ये सब बातें घर के दिमाग में रहती थीं। 3 दिन बाद मेरी बड़ी बहन और भाई लक्ष्मण भी दिल्ली से आने वाले थे। वो दोनों वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए थे। जब उन्हें भैया की हालत के बारे में बताया तो उन्होंने घर आने का सोचा, लेकिन पापा ने मना कर दिया। लेकिन उन दोनों ने पापा को बिन बताए आने का फ़ैसला कर लिया। 2 दिन भी बस चिंता में निकल गए और फिर तीसरे दिन सुबह ही दीदी और लक्ष्मण घर आ गए और मम्मी उनको देख के हैरानी से बोली, हम सबका दिल भर आया। कुछ दिन पहले तक कितनी खुशियाँ थी और आज अचानक। पापा ने दीदी से कहा, तुम लोगों को मना किया था ना मैंने घर आने के लिए, तुम लोगों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा। बुआ जी दीदी भैया को साथ देते हुए बोलती हैं, भैया बच्चों को मैंने ही बुलाया है, राज याद कर रहा था इन्हें। इस बात पर पापा ज़्यादा कुछ नहीं बोले और नाश्ता करके अपने ऑफिस चले गए। दीदी और भैया ने जब राज भैया को देखा तो वो भी हैरान रह गए भैया को देखते ही। लेकिन शायद ये सब किस्मत में था। रानी भाभी से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो अनाथ थी। तो उनके जानने वालों या उनके रिश्तेदारों को भी हम जानते नहीं थे, और जिन्हें जानते थे उनसे पता किया तो वो भी रानी के बारे में कुछ बता नहीं पा रहे थे। गुरुजी और अघोरी की बात बार बार दिमाग में आती थी, क्या सच में भैया के पास अब कम वक्त है। बुआ जी ने सोचा कि ये सब रानी की ताई के घर से शुरू हुआ था,
शायद वहीं जाकर रानी के बारे में पता किया जा सकता है। बुआ जी अगले दिन ताई जी के घर जाने की तैयारी करने लगती हैं। सभी लोग रात का खाना खाकर अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। राज भैया के साथ मम्मी सोती थी। रात के 2 बजे मम्मी चीखने लगती हैं और सभी की आंखें खुल जाती हैं। सभी कमरे में जाकर देखते हैं तो राज भैया को खून की उल्टियाँ हो रही हैं और ज़मीन में पड़ते ही काला रंग पड़ जाता है। ऐसा अजीब मंजर देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पापा जल्दी से हॉस्पिटल फ़ोन करते हैं। आधे घंटे तक कोई एम्बुलेंस नहीं आती तो पापा और लक्ष्मण भैया राज भैया को बाइक पर हॉस्पिटल ले जाते हैं। मम्मी और हम सब लोग भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहाँ रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी थी। उससे पूछा तो उसने बताया कि डॉक्टर अभी इमरजेंसी केस में दूसरे हॉस्पिटल गए हैं और आधा घंटा लगेगा। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन पापा उस लड़की से राज भैया को एडमिट करने को बोल देते हैं और भैया को आईसीयू वार्ड में भर्ती करा दिया जाता है। भैया कुछ बोल नहीं रहे थे और उल्टियाँ भी बंद नहीं हो रही थी, लेकिन नर्स किसी को अंदर नहीं जाने दे रही थी। सभी के मन में बेचैनी थी। आधे घंटे बाद राज भैया के डॉक्टर आते हैं और वो सीधे आईसीयू में जाते हैं। इधर हम सब लोग प्रार्थना कर रहे थे कि बस भैया को कुछ ना हो, क्योंकि उस अघोरी की बातें दिमाग से निकल नहीं रही थी। 10 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और पापा से बोलते हैं, आई एम सॉरी, हम आपके बेटे को बचा नहीं पाए। और बस ये सुनते ही हॉस्पिटल में मातम सा छा जाता है। मुझे भी कोई होश नहीं था कि कैसे, कब, क्या हुआ, कौन घर आया हमें। मुझे जब होश आया तो मैं आंगन में एक चटाई पे लेटी हुई थी। घर में मातम छाया हुआ था और बस चारों तरफ से रोने पीटने की आवाज़ें आ रही थी। मेरे सामने ही राज भैया का शव रखा था। उसके आसपास सबने भीड़ लगा रखी थी। सब लोगों का रो रो कर बुरा हाल था और सभी रानी भाभी के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन रानी भाभी नज़र नहीं आ रही थी। शाम 5 बजे राज भैया का अंतिम संस्कार हो गया था, लेकिन रानी भाभी का कुछ पता नहीं था। 2-3 दिन कैसे बीत गए कोई होश नहीं था। लगभग सितंबर का महीना था। घने बादल और हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। 2 दिन बाद हमें अघोरी के पास जाना था, क्योंकि उन्होंने हमें अमावस्या की रात को बुलाया था। 2 दिन तक घर में लोगों ने आना जाना किया। वो रात आ गई थी। मैं, बुआ जी, मम्मी पापा और लक्ष्मण भैया दोपहर 4 बजे ही अघोरी से मिलने के लिए चल देते हैं, क्योंकि प्रेतशिला पहाड़ तक पहुंचने में काफ़ी समय लगता था। दीदी बुआ की लड़की के साथ घर पर ही रुकती हैं। कभी धूप कभी बादल, हम लोग उस अघोरी की कुटिया तक शाम 7 बजे तक पहुंच जाते हैं। वहाँ उनके 2 शिष्य हमें बाहर बने चबूतरे पर बैठाते हैं। थोड़ी ही देर में एक शिष्य आता है और हमसे बातचीत करने लगता है। वो खुद कुछ बताता है कि उसके पिता जीवन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए तंत्र मंत्र सीखने लगे और एक तांत्रिक बन गए। उससे पहले उसके पिता फूल बेचा करते थे। एक दिन ध्यान करते समय उसके पिता की मृत्यु हो गई। उस लड़के का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए उसने अघोरी की शरण ले ली। वो लड़का बताता है, वैसे तो इस अघोरी का साधना स्थान शमशान है, लेकिन हम लड़कों की वजह से वो यहाँ रहते हैं। रवि नाम का वो लड़का बहुत ही होनहार सा प्रतीत हो रहा था। जब बुआ जी रवि को हमारी परेशानी के बारे में बताती हैं तो वो हमें दरा भूत के बारे में बताता है। यहाँ आसपास के गांव में अभी 4 कर्म करने वाली 4 या 5 औरतें या मर्द होते हैं, जो अपनी ईर्ष्या के वश में आकर दूसरों के ऊपर शट कर्म करते हैं। इनके इष्ट दरा भूत या शक्तिशाली भूत होते हैं। ये हमेशा दूसरों को अपनी मंत्र क्रिया द्वारा दुखी देती हैं। इनके इस काम को सीधे तौर पर गांव में कोई नहीं जानता। आमतौर पर इनके कर्म का कोई सबूत नहीं होता और ना पूजा पाठ का। इनके परिवार वाले भी इनकी क्रियाओं को नहीं जानते।
जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं इनकी शक्ति बढ़ती जाती है। इनका मंत्र सिर्फ 2-3 शब्दों का होता है। जिस परिवार को अत्यधिक दुख देना हो उनके यहाँ अपने माहवारी कपड़े युक्ति बनाकर मंत्र शक्ति से उनके घर के दरवाजे में गाड़ देती हैं, जिससे वहाँ किसी भी देवी देवता का प्रवेश निषेध होता हो और उनके द्वारा लगाया गया भूत लंबे समय तक दुख देता रहता है। इनकी साधना बड़ी ही गोपनीय तरीके से होती है। ये दीपावली के दिन अपने गांव को शमशान में 8-10 के ग्रुप में एकत्र होकर अपने गुरु डाइन के समक्ष नग्न होकर कमर में झाड़ू लपेटकर अपने मलमूत्र से जमीन को लिपटकर गोल घने आकार में बनाकर रात भर नाचती हैं और अपनी शक्ति बढ़ाती हैं। पहली बार ये अनजाने में या जानबूझकर इस विद्या को सीखती हैं। तब इनके गुरु मंत्र सिखाने के बाद सिद्धि के लिए बलि मांगती हैं, वो भी इनके पति या प्रिय पुत्र की। इनकार करने पर ये पागल हो जाती हैं और हाँ करने पर बलि के लिए नियुक्त व्यक्ति अपने आप मर जाता है और गांव में या परिवार में किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। इनकी सिद्धि होने के बाद ये पेड़ पौधों, पालतू जानवर, पक्षी आदि पर प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं और बाद में मनुष्य पर प्रयोग करते हैं। बहुत सी डायन इस विद्या को सीखना नहीं चाहती हैं क्योंकि इनका भविष्य अत्यंत दुखदायी, कष्टदायी होता है। ये बात गांव के सभी लोग जानते हैं, किंतु जो सीनियर या बुजुर्ग डायन होते हैं उन्हें अपना चेला बनाना अति आवश्यक होता है। स्वयं की मृत्यु से पहले 4 या 5 चेला बनाना उनकी मजबूरी होती है, नहीं तो उनके इष्ट भूत स्वयं को बहुत तंग करते हैं। इसलिए वो ऐसे स्त्री या पुरुष को चुनती हैं जिनके अंदर ईर्ष्या की भावना बहुत ज़्यादा हो, या अपने ही परिवार के किसी सदस्य को चुनती हैं। उन्हें अपने वश में करके अपने साथ घुमाती फिराती हैं और 4-5 मंत्र सिखा देती हैं। इस तरह से चेला बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके अलावा वो कम उम्र की अपने ही परिवार की 1 या 2 लड़की के ऊपर शक्तिपात करती हैं, ताकि वो लड़की जितने साल बाद भी विवाह हो उसके बाद लड़की के ऊपर अपने आप की गुण विद्या जागृत होने लगती है, सपने में मंत्र और विधि मिलने लगती है। इस तरह से डायन बनने की प्रक्रिया होती है। हम लोग बस यही सोचते हैं कि डायन एक अत्यंत खतरनाक, काली और क्रूप दिखने वाली बुढ़िया होगी, जैसा कि टीवी सीरियल में हम देखते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। डायन तो अत्यंत सुंदर, खूबसूरत, गोरी, काली, 18 से 20 साल की या 50 से 100 साल की भी हो सकती है। BA या MA पढ़ी लिखी भी हो सकती है, नौकरी पेशा वाली भी या गृहिणी भी हो सकती है, किसी बहन, माँ, भाभी, पत्नी कोई भी हो सकती है। इनकी कोई विशेष पहचान नहीं होती। आज जो साधारण स्त्री है 1 साल बाद डायन बन जाए और किसी को पता भी ना चले, ऐसा भी हो सकता है। ये सब सुनकर हमारे होश उड़ जाते हैं और हम रानी भाभी के बारे में सोचने लगते हैं, कहीं वो भी तो डायन ही नहीं। तभी एक लड़का अंदर से आता है और हम अघोरी के पास जाने लगते हैं। अघोरी हमसे कहता है, तैयार हो तुम? हमें कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या बोल रहा है। तभी बुआ जी अघोरी से पूछती हैं, जी बाबा, हम समझे नहीं। अरे शमशान में जाने के लिए तैयार हो? अघोरी ने कहा। हमने एक दूसरे के चेहरे पर देखा, फिर हमने हाँ में सिर हिला दिया। हम लोग, अघोरी और वो लड़का पीछे पीछे चलने लगते हैं। हम लोग प्रेतशिला पहाड़ से नीचे की ओर जाना शुरू करते हैं, लेकिन वो रास्ता अलग था जहाँ से हम आए थे। हमारे मन में एक अजीब सा डर था कि अघोरी रात और हम लोग शमशान जा रहे हैं। एक पल को मेरे मन में डर आया कि क्या इस अघोरी पे यकीन करना ठीक है, क्योंकि आजकल ढोंगी बाबा भी बहुत होते हैं, वो सिर्फ पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पिछले दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसे इनकार भी नहीं किया जा सकता। रास्ते में अघोरी बताते हैं, डायन को मारा नहीं जा सकता क्योंकि उसने सिद्धि प्राप्त कर ली है। बुआ जी अघोरी से पूछती हैं, हमने डायन का क्या बिगाड़ा है और वो हमारी बहू के वेश में क्यों आई? गरजती हुई आवाज़ के साथ अघोरी बोलता है, मूर्ख, क्या तुझे अभी तक नहीं पता रानी और डायन का क्या रिश्ता है? रानी ही डायन है, वो लड़का बोला। मम्मी ने एकदम बुआ जी हल्के से कंधे पे थपकी मारी, क्योंकि हम लोगों को अंदेशा तो था कि रानी भाभी के लिए, लेकिन कभी खुद सामने से ऐसा कुछ करते हुए नहीं देखा था। राज भैया ने ही बताया था जो भी उनके साथ हुआ था। रवि के मुंह से रानी भाभी का नाम सुनते ही हमें यकीन हो गया
कि रानी भाभी ऐसे ही गायब नहीं हुई। आगे वो अगोरी बताता है, डायन लोगों के गुण को परमानेंट नष्ट नहीं किया जा सकता। इनसे हर व्यक्ति डरता है और नफरत करता है। इनकी मौत अत्यधिक दर्दनाक और कष्टदायी होती है। इनकी आयु अत्यधिक लंबी होती है। इसके अलावा ये दूसरों की उम्र चुराकर बहुत लंबी उम्र जीती हैं। जैसे जैसे ये बूढ़ी होती हैं वैसे वैसे इनकी शक्ति बढ़ती जाती है और इस तरह के कार्य करने वाले मर्द को डैया कहा जाता है। किंतु डायन की संख्या डैया से 3 गुना ज़्यादा होती है। डायन अत्यधिक चालाक और शातिर होती है। एक वरिष्ठ डायन के ऊपर मरण क्रिया करना बहुत ही अब मुश्किल है। कोई उच्च कोटि का अघोरी ही कर सकता है, क्योंकि इनका इष्ट भूत 24 घंटे इनकी सुरक्षा करता है और इनका पिंड 24 घंटा बंधा रहता है। उस पर भी ये हर पल सतर्क रहते हैं। इसके अलावा इनके परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई तांत्रिक क्रिया या मरण क्रिया नहीं करी जा सकती, चाहे कहीं भी रहें, क्योंकि इनका पिंड भी हमेशा बंधा रहता है। इनके हर पल की खबर डायन को इष्ट भूत देता रहता है। वह एक कर्ण पिशाचिनी की तरह कार्य करता है। इसी कारण डायन के परिवार बेफिक्र और खुशी खुशी रहते हैं। उनकी खेती बाड़ी और गाय बैल सभी पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। एक डायन दूसरे डायन के परिवार वालों को भी दुख नहीं पहुंचा सकती और किसी साधारण व्यक्ति के ऊपर की गई तांत्रिक क्रिया को बिल्कुल ठीक नहीं कर सकती है। ये सिर्फ दुख देने का काम कर सकती है, ठीक करने का काम नहीं कर सकती। किंतु हाँ, स्वयं के द्वारा की गई तांत्रिक क्रिया को स्वयं अपनी इच्छा से जब चाहे तब ठीक कर सकती हैं। एक डायन के पास परिवार वालों को बर्बाद करने के लिए हजार तरीके होते हैं। ये सब सुनने में काफ़ी अजीब था, लेकिन फिर भी इन बातों पे यकीन करने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। रात करीब 3 बजे हम शमशान में पहुंचे थे। वहाँ आसपास कोई नहीं होता। अघोरी बाबा एक हवन कुंड के रखते हैं और उसके चारों ओर सिंदूर से आबंत्रित गोले खींचकर हमें उसमें बैठने को कहते हैं। अपने और रवि के लिए भी ठीक ऐसा ही गोला बनाकर उसमें बैठ जाते हैं। अघोरी अपने सामने एक प्लेट में 6 सोने के सिक्के जैसे कोई यंत्र रखते हैं और 30 से 40 मिनट तक अपना ध्यान करते हैं। फिर उस यंत्र में अपने आप ही धुआं उठता है और एक जोरदार आवाज़ के साथ वो पलट हवा में उछल जाती है और अघोरी बाबा वो यंत्र अपने हाथ में ले लेते हैं। उन यंत्र पे वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं और मम्मी पापा, बुआ भैया और मुझे देकर बोलते हैं, ये डायन सुरक्षा कवच है, इसे अपने पास रखना। फिर रानी क्या, कोई भी डायन या भूत प्रेत तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम लोग उस कवच को चूमते हैं और एक धागे में करके अपने हाथों में बांध देते हैं। मेरा भाई अपनी जगह से उठकर आता है और हम सभी के माथे पर विभूत लगाता है। तभी तेज हवा चलने लगती है। बारिश का मौसम तो था ही, लेकिन काले घने बादल उस शमशान के माहौल को और भी डरावना बनाते हैं। उस शमशान के अंधेरे को एकमात्र वो अग्नि कुंडी मिटा रहा था। आसमान में बादल ऐसे लग रहे थे मानो हमारे सिर के ऊपर ही हो और बस अब बारिश होने वाली हो। लेकिन बारिश नहीं होती, बस एक बिजली चमकती है। साथ ही अघोरी बहुत ऊंची आवाज़ के साथ मंत्रों का जाप कर रहे थे। जितना ज़ोर से उनका उच्चारण होता उतनी ही तेज़ बिजली चमकती। आखिर में एक बहुत तेज़ बिजली चमकी और सामने एक औरत दिखाई पड़ी। उसके बाल खुले और आगे की तरफ थे, पैर उल्टे थे, कमर पे झाड़ू के पत्ते बंधे थे। उसकी वेशभूषा ठीक वैसी ही थी जैसे रवि ने बताया था, बिल्कुल डायन। उसके सीने का हिस्सा उसके बालों में ढक रखा था। मेरी नज़रें उस पर टिक जा रही थी। मैं बस उसकी शक्ल देखना चाहती थी। जैसे ही उसने अपने दोनों हाथों से अपने बालों को हल्के से पीछे तक समेटा, हम लोग आश्चर्यचकित रह गए। इतनी अजीब वेशभूषा में और कोई नहीं बल्कि रानी भाभी थी। पापा घबरा के उठने लगते हैं। तभी रवि पापा को सावधान करता है। रानी भाभी बहुत ही गुस्से में लग रही थी। आंखें बिल्कुल लाल थी, जोर से सांस ले रही थी। वो धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही थी। अघोरी बाबा ने एक मंत्र पढ़ा, जिसके बाद वो वहीं खड़ी रही। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंजीरों ने उसे पकड़ रखा है। अघोरी बाबा रानी भाभी से कहते हैं,
ए डायन, क्या चाहती है तू? इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तूने इनके बेटे की बलि क्यों दी? रानी भाभी कुछ नहीं बोलती। अघोरी बाबा अपने मंत्र जारी रखते हैं और रानी भाभी खुद ही तड़पने लगती हैं, जैसे उनको चोट लग रही हो। अघोरी बाबा अपने मंत्र के जाप को तेज आवाज़ में पढ़ने लगते हैं और आखिर में एक चीख के साथ रानी भाभी की आवाज़ निकलती है और वो नीचे ज़मीन पर बैठ जाती हैं। इन लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। इनके लालच ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, रानी भाभी ने कहा। हम लोग एक दूसरे की तरफ देखते देखते बोले, ये क्या कह रही है? हमने इनकी ज़िंदगी कहाँ ख़राब करी? रानी भाभी आगे बोलती हैं, अक्षित कुमार। ये नाम सुनकर पापा के चेहरे के हाव भाव उड़ जाते हैं और रानी भाभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। कुछ याद आया तुझे, राहुल? क्या किया था तूने उनके साथ? रानी भाभी ने कहा। सभी पापा की तरफ देखते हैं इसका जवाब जानने के लिए, लेकिन पापा बस घबरा रहे होते हैं। आगे रानी भाभी रोने लगती हैं और एकदम चीख के बोलती हैं, नहीं छोड़ूंगी किसी को भी। तूने मेरा परिवार मिटा दिया, मैं भी तुझे और तेरे परिवार को मिटा दूंगी। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। अघोरी रानी भाभी से कहते हैं, अभी इन्हें छोड़ दे, वरना जो तेरा गुरु है जिसने तुझे डायन बनाया है उसे भी मार दूंगा मैं। ये बात सुनकर रानी भाभी और ज़ोर से हंसती हैं और कहती हैं, तू तू क्या मारेगा मुझे? क्या तू नहीं जानता? अब मैं सिद्धि प्राप्त कर चुकी हूँ, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस राहुल ने मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे छोटे भाई को मार डाला सिर्फ एक नौकरी के लिए। मैं उस दिन अपनी नानी के घर जाने के लिए तैयार हुई थी। हम लोग निकलने वाले ही थे कि घर के लाइटें टेलीफोन, वहाँ पर घंटी बजी। पापा मुझे, मेरी माँ और मेरे भाई को बाहर इंतज़ार करने को कहते हैं और जाकर फ़ोन पे बात करते हैं। जब वो बाहर आए तो उनका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था, जो अभी तक इसलिए खिलखिला रहा था क्योंकि पापा की सरकारी नौकरी लगी थी। पापा को अपने ससुराल जाने में इसलिए ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि नाना की हमेशा पापा को काम का ताना देते थे। यहाँ तक एक बार तो नाना और पापा में इतनी बहस हुई कि नाना ने हम और माँ को 2 महीने अपने घर पर ही रोके रखा। मेरी माँ ने लव मैरिज की थी, जिस वजह से नाना जी वैसे ही नाराज़ थे और उन्हें पता चला कि पापा एक कपड़े की दुकान में बैठते हैं तो वो और भी गुस्सा हो गए। मेरे नाना अपने गांव के बहुत ही अमीर इंसान थे और उनकी हर जगह काफ़ी इज्जत थी। मेरे नाना मेरी माँ से बहुत प्यार करते थे, इसलिए शादी के लिए राज़ी हो गए थे, लेकिन हमेशा ही पापा को काम के लिए किया करते थे। इतने दिन अब पापा सीना चौड़ा करके अपने ससुराल जा रहे थे, लेकिन उस फ़ोन की घंटी ने एकदम उनकी खुशी मिटा दी, मानो कोई खिलता हुआ फूल मुरझा गया हो। माँ ने पापा से पूछा, क्या हुआ, किसका फ़ोन था? इस पर पापा कुछ नहीं बोले और हम लोग बस स्टैंड पर पहुँचे। नाना का घर सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर था। मैं उस समय लगभग 9 साल की थी और मेरा छोटा भाई 2 साल का। एक भाई जिसे मम्मी ने गोद में रखा था और मैं बीच में बैठी थी। मम्मी पापा को ये लगा कि मैं सो गई, लेकिन बस के झटकों में नींद तो नहीं आती, बस झपकी आती है। पापा बड़ी ही बेबसी से माँ को बताते हैं कि उनकी नौकरी नहीं रहेगी। पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट वालों ने फ़ोन किया था कि गलती से आपके पास फैक्स चला गया, क्योंकि राजू नाम के 2 कैंडिडेट हैं और एक जैसी ही क्वालिफ़िकेशन होने की वजह से थोड़ी गड़बड़ी हो गई। लेकिन माँ ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि ऐसे कैसे गड़बड़ हो गई। मेरे में उस वक्त इतनी समझ नहीं थी कि मैं समझ सकूं कि एक नौकरी किसी के लिए क्या मायने रखती है। हम लोग नाना के घर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने ही नाना के ताने शुरू हो जाते हैं। नाना बोलना शुरू करते हैं, हमने सुना है तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई। चलो अच्छा है, तुमने कुछ तो अच्छा काम किया। हमारे लेवल तक तो आ नहीं सकते, कम से कम मेरी लड़की को ठीक से 2 वक्त की रोटी तो खिला ही दोगे। ये सब सुन मेरी माँ और पापा कुछ नहीं बोले और शाम तक हम लोग घर वापस आ गए। मेरे पापा के माथे पे चिंता की वो लकीरें आज भी थी, जो मैं आज तक नहीं भूली हूँ। अगले दिन सुबह ही पापा के दोस्त घर आए। मम्मी चाय बनाने लगी और मैं
मेरे भाई के साथ आंगन में ही खेल रही थी। पापा के दोस्तों ने बताया कि मुझे तुम्हारी नौकरी के बारे में पता चला, लेकिन क्या तुम जानते हो ये सब किसने कराया? मेरे पापा को लगा था कि कोई पैसे देकर करवाया होगा किसी ने, तो उन्होंने साधारण स्वर में बोला, कोई भी कराए, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। उनके दोस्त बोले, अरे भाई, ये सब तेरे ससुर का किया धरा है, वो तुझे चैन से जीने नहीं देंगे। तुझे वो राहुल ही तो याद है जिसे भाभी जी की शादी होने वाली थी, लेकिन जब तेरे ससुर को तेरे बारे में पता चला तो अपनी बेटी की ज़िद से उनको तुझसे शादी करानी पड़ी। ऐसा नहीं है कि तुझसे शादी के कुछ दिन बाद तेरे ससुर का गुस्सा तेरे लिए कम हो गया हो, वो आज भी तुझसे उतनी ही नफरत करते हैं। तेरे ससुर ने मोहिनी भाभी को तुझसे दूर करने की हर कोशिश की, लेकिन लोगों को दूर करा नहीं पाए। मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारे ससुर तुम्हें बहुत जलील करते हैं, और इसीलिए इस बार हमने शादी के बाद भले ही परेशानी झेली, लेकिन आपसे तो मदद नहीं मांगी ना। तो फिर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आप हमारी मदद ना कर सके तो हमारे साथ बुरा तो मत कीजिए। ये कहते ही मेरी माँ बहुत रोई। नानी ने उन्हें बहुत समझाया कि आराम से बैठ के बात कर ले, लेकिन मेरी माँ का गुस्सा उस दिन 7वें आसमान पे था। वो किसी की सुन नहीं रही थी। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। नाना ने मेरी माँ से कहा, देख बेटी, मैं तेरा भला चाहता हूँ, वो लड़का तेरे लायक नहीं है। तू आज भी उसे छोड़ के बच्चों के साथ आ जा। मैं आज भी तुझे अच्छे से रख सकता हूँ। तेरी शादी राहुल से करा दूँगा। वो बहुत अच्छा लड़का है और आज भी तुझे पसंद करता है। उसे तेरे दोनों बच्चों से कोई परेशानी नहीं है, और वो आज भी हमारी बराबरी का लड़का है। ये सुनकर मेरी माँ को और भी गुस्सा आने लगा कि उनके पापा के मन में इतना जहर है और राहुल के बारे में ये सब सोचते हैं, जबकि राहुल सिर्फ नाना की दौलत से प्यार करता था। बस इतना सुनते ही मेरी माँ 1 मिनट भी वहाँ नहीं रुकी और वहाँ से घर चली आई। जब हम घर पहुँचे तो देखा अंदर से दरवाज़ा बंद है और आशीष के रोने की आवाज़ आ रही है। मम्मी ने पापा को बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन पापा ने दरवाज़ा नहीं खोला। जब मम्मी को कुछ अनहोनी का शक हुआ तो पड़ोस से एक अंकल को बुला के ले आई और दरवाज़ा तुड़वाया तो देखा बरामदे में पापा पंखे से लटके हुए हैं और आशु नीचे बैठा रो रहा था। इतने में ही आसपास के और भी लोग आ गए। जल्दी जल्दी पापा को नीचे उतारा गया और आसपास के सारे लोग अस्पताल लेकर गए पापा को। मुझे मेरी माँ ने आशीष के साथ घर पे रहने को बोला। थोड़ी देर अस्पताल से एम्बुलेंस में पापा सफ़ेद चादर में लिपटे हुए आए और मेरी माँ बहुत बुरी तरह रो रही थी। साथ ही साथ पीछे से पुलिस वालों और उनकी गाड़ियाँ आई और उन्होंने घर की छानबीन की तो उन्हें एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर पापा के हस्ताक्षर थे, और उसमें पापा ने लिखा था कि मोहिनी, मुझे माफ़ कर देना। तुम दोनों बच्चों को किसी अनाथालय में लेकर राहुल से शादी कर देना। मैं ज़िंदगी से हार चुका हूँ। मुझे लगा था शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात बिगड़ते चले गए। मैंने सोचा था कि एक खुशहाली ज़िंदगी तुम्हें दूंगा, लेकिन मैं हार गया। मैं जानता हूँ तुम अपने पापा से बहुत प्यार करती हो और तुम दोनों के प्यार के बीच में मैं आ गया, लेकिन अब और नहीं। तुम खुश रहो। पुलिस वाले अंतिम संस्कार करा। मम्मी को पुलिस स्टेशन लाने को बोलते हैं, लेकिन मम्मी कोई केस दर्ज नहीं करती क्योंकि वो जानती थी उनके पापा को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पापा की मौत के 1 हफ्ते बाद नाना जी पहली बार हमसे मिलने आए, वो भी सिर्फ माँ को इस बात के लिए राज़ी करने के लिए कि वो राहुल से शादी कर ले। लेकिन मम्मी ने उनको खरी खोटी सुना दी और सब लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। नाना जी अपनी बेइज्जती देखकर वहाँ से इतना कहकर चले जाते हैं, मुझे लगा था तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी, लेकिन तू चाहती नहीं कि तेरे बच्चों की ज़िंदगी सुधरे। तेरा मन हो तो घर आ जाना। राहुल तुझे और तेरे बच्चों को अपनाने को आज भी तैयार है। मम्मी रात दिन बस रोते रहती थी। आस पड़ोस के लोग आते और मम्मी को समझा बुझा के जाते कि राहुल से शादी कर ले। घर में इतनी परेशानी आ गई थी कि एक वक्त का खाना खाना भी मुश्किल हो गया था। कहीं काम करने जाती तो उनको यही कर समझा दिया जाता कि अपने पापा के घर वापस लौट जाओ, सब ठीक हो जाएगा। आखिर में सब लोगों की बातें मानकर मेरी माँ ने राहुल से शादी कर ली, लेकिन शादी के 3 दिन बाद ही राहुल ने हम दोनों को अनाथालय में डलवा दिया और माँ को वो डेली मारता था। राहुल
एक जंगली जानवर था, इंसान हो ही नहीं सकता था वो। मेरी माँ हम दोनों के बिना नहीं रह पाती थी, और वो जब भी अपने नाना से मदद मांगती थी तो वो उन्हें घर से भगा देते थे। मेरी माँ को राहुल ने एक बार जान से मार दिया और उसे कहीं दफना दिया। मैं और आशीष, हम दोनों काफ़ी छोटे थे। मैं अपने भाई आशीष को उठाकर उस घर की तरफ बढ़ पड़ी, लेकिन हमारा बीच रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से मेरी और आशीष की मौत हो गई। लेकिन मैंने ये ठान लिया था कि मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, इसलिए मैं डायन प्रक्रिया में गई और मैं इसके परिवार को मार दूंगी। ये सुनकर मेरी माँ और पास बैठा सारा परिवार एक तरह से बहुत गुस्से में आ चुका था, लेकिन कुदरत का करिश्मा था। उस डायन ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर वो पूरी रफ्तार में जैसे ही राहुल के पास पहुंची, राहुल डरकर पीछे हो गया, और जैसे ही वो पीछे हुआ पूरा परिवार ने चिल्लाया नहीं, क्योंकि वो अब गोले से बाहर था। उस डायन ने राहुल के 32 टुकड़े कर दिए और वही खार के वो मार दी। उसके बाद अघोरी ने सबको शांत कराया। पूरा परिवार ये देखकर चौंकने लगा था और सब रोने लगे थे। लेकिन अब उस डायन ने कहा, मेरा बदला पूरा हुआ, अब मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊँगी, और मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ती हूँ। और अघोरी ने पूरे परिवार को मंत्रित करके उनका पूरा हल करा दिया। इसके बाद उनके परिवार के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन वो माँ अपने बेटे को आज भी याद करती है।